डी लेवल के गेट के साइड पे वक्त चल रहा था। तभी जंगल की झाड़ी में से एक छोटा म्यूटेंट बैट उड़कर निकला। हिनाता ने तुरंत पीछे से उस बैट को अपनी पूरी ताकत से किक मारा, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा और बस वो बेचारा जानवर जोर से जमीन पर आ गिरा। अकाने खुशी से भागकर वापस आई। गुड जॉब, क्या इंप्रेसिव आर्मर है। इस पॉइंट पर हिनाता थकने लगा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इसका बस एक ही ड्रॉबैक था कि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था। सुबारू ने फौरन एक एनकरेजिंग स्माइल दी। लेकिन आर्मर शायद पहले से बेटर है, राइट? अब उसने फिर से सोचना शुरू कर दिया। ये सब शेरी के गाइडेंस की वजह से हुआ था। डीबा ने अपने हाथ में जो डिवाइसेस थे उन्हें देखा। आसपास क्या सिचुएशन है? हिनाता ने जो कुछ उसे याद था अपडेट किया। पास में तो कोई नहीं है, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। अकाने को अजीब लगा और वो पूछे बिना रह नहीं पाई। हमें यहाँ आए हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, राइट? सुबारू ने ये देखा और सोचा कि यही वो टाइम है जब टीम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स अलाउ किए जाते हैं। डिवाइस से मिली इन्फॉर्मेशन को देखते हुए डीबा ने उन्हें फौरन अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टीम बैटल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनिमी टीम से एनकाउंटर अवॉइड किया जाए। असली प्रॉब्लम ये थी कि हम मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं। वो चारों आगे बढ़ते रहे। डीबा ने मन ही मन विश किया, आई होप इस बार लास्ट टाइम जैसा ना हो। तभी उस शांति को तोड़ते हुए एक अजीब सी चीज़ अचानक तूफानी स्पीड से आगे बढ़ी। अकाने इतनी सरप्राइज हो गई कि वो जगह पर ही फ्रीज हो गई। हिनाता ने अचानक अपनी आंखें छोटी कर ली। उसे साफ पता चल गया था कि आसपास कुछ अजीब हो रहा है। सब उस अजीब ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़े जो अभी अभी उड़कर आया था। इस बार उन्होंने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को ही नहीं देखा, उनकी नज़रें उसके पीछे घने जंगल के अंदर तक गई। शायद वो लोग हमें अकेले नहीं छोड़ेंगे। पता चला कि जिन लोगों पर पहले अटैक हुआ था वो हानासाकी और ओडाई थे। लगता है वो हमें आसानी से जाने नहीं देंगे। साइड में स्टैंड्स पर अकाने की इमेज भी बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही थी। लगता है एक टीम ने इस तरफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ट्रूमैन ने अपनी आंखें जोर से बंद की, स्क्रीन पर फोकस करते हुए। मैंने उसे कहा था कि लॉन्ग रेंज अटैक से सावधान रहे। कात्सुमाता भी स्क्रीन पर फोकस थी। हमारी ज़रूरत नहीं थी। उसने करंट सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू कर दिया। अगर हिनाता ने सच में कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उस पर्सन के पास ज़रूर कोई स्पेशल डिवाइन वेपन होगा। गोंजो मुस्कुराया और बोला, जैसा मैंने सोचा था, यू आर राइट। दूसरी तरफ जो बच्चों की फिगर्स हैं वो शायद ओडेन एकेडमी फर्स्ट ईयर क्लास बी की रीकू हानासाकी है। जब वो प्रिपेयर करती है तो वो फौरन इनविजिबल हो जाती है और शॉट की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वो एक साइलेंट स्नाइपर है। ट्रूमैन ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा। उसकी नज़रें इतनी तेज थी जैसे वो हर छोटी डिटेल को परख रहा हो, जैसा कि ओडेन एकेडमी के कॉम्बैट एक्सपर्ट से एक्सपेक्टेड था। लेकिन गोंजो ने ऐड किया, इसका ये मतलब भी है कि हिनाता और बाकी लोगों ने अपनी लोकेशन रिवील कर दी है। ट्रूमैन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ करंट सिचुएशन के बारे में पूछा, तुम्हारी साइड सब ठीक है? उसने फौरन कंफर्म किया, ऑफ कोर्स। सेफ्टी के लिए प्लीज़ टीम 3 के स्क्रीन को ध्यान से देखते रहो। असाइंड लोगों ने फौरन रिप्लाई किया, अंडरस्टूड। अपने सामने स्क्रीन्स को देखते हुए कात्सुमाता ने एक्सप्लेन किया कि हमने ज़रूरी मेजर्स ले लिए हैं ताकि पिछली बार की तरह कोई इडियट ना आ जाए। इस मोमेंट पर उसके शब्दों में थोड़ी हिचकिचाहट थी। ट्रूमैन ने हल्की फ्रून के साथ पूछा, क्या मामला है? कहीं पर एक छोटी सी लाइट अचानक अपीयर हुई है। कोई चीज़ मुझे अनईजी कर रही है। वापस बैटल पर आते हैं। ओटाई ध्यान से एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर रही थी। जैसा कि रेकू से एक्सपेक्टेड था, उन्होंने एक पॉइंट खो दिया। उसने फौरन एक इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन दिखाया। ऑफ कोर्स। हानासाकी ने फौरन अपनी गनों पर उठाई और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गई। क्लास में भी ओटाई हमेशा अलग दिखता था। उन्हें ये समझना ही था और इस बात ने उसे एक्साइट भी कर दिया था। ओके, मैं पुराना हिसाब चुकाने जाऊंगा। हिनाता की इमेज याद करते ही ओडाई का खून खोलने लगा था। सुना है वो लड़का अभी अभी क्लास बी में प्रमोट हुआ है। प्रमोट होते ही उसमें एरोगेंस आ गया है। इस बार मैग्नीफाइंग ग्लास के स्कोप में डिब्बा साफ साफ दिख रहा था। वो सेकेंड ईयर्स के क्लास ए से हैं। सुना है कि अगर हम उनके आसपास के कमज़ोर लोगों को एलिमिनेट कर दें तो उन्हें हराना आसान हो जाएगा। हानासाकी फौरन समझ गया, आई नो। अचानक उसके पैरों के नीचे से एक सफ़ेद धुआं फैलने लगा। इसे देखकर ओडाई ने चिंता से पूछा, क्या ये कोई डिवाइन वेपन है? उसके पास खड़ी लड़की भी श्योर नहीं थी। उसके जैसा ही दिख रहा है। उन दोनों को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। अब जब उन्होंने सोचा तो याद आया कि वो लोग मैजिकल आर्टिफैक्ट रिसर्च क्लब से थे। अब जाकर हानासाकी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वेट, वो साउंड कैसा था? अचानक पीछे से हिनाता एक साइलेंट घोस्ट की तरह अपीयर हुआ। वो एकदम से चौंक गई। उसकी आंखें फैल गई। उसका दिल सीने से बाहर निकलने को हो गया। वो अभी वहाँ नहीं था। ओटाई ने चिंता और डिसबिलीफ से देखा, वो यहाँ कैसे पहुँच सकता है? हिनाता ने एक लफ्ज़ नहीं कहा और सीधा अपने ओपोनेंट से भिड़ गया, एकदम डिसाइसिवली और बिना किसी हेजिटेशन के। वो लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। हेटफुल।
अचानक उसके ग्लव से एक एरो निकला जो अपने पीछे एक लंबा धागा खींच ले गया, जिसने उन्हें एक सेफ जगह पहुंचा दिया। हानासाकी ने खुद को टाइट पकड़े रखा, उसकी आंखें हर मूवमेंट पर थी। इसी मोमेंट हिनाता जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसने हेजिटेट नहीं किया और तेजी से उनकी तरफ लपका, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ ने उसे थोड़ा सरप्राइज कर दिया। इसी वक्त हिनाता ने हानासाकी और ओडाई से दूरी बनाए रखी। उसकी आंखें दोनों पर टिकी हुई थी। फिर भी वो हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। डिड यू नोटिस? एक छोटी सी बटरफ्लाई उस टेंस माहौल में हवा में तैर रही थी। फिर अचानक वो हजारों चमकते टुकड़ों में टूट गई। मैं उसे ऑलमोस्ट काट ही देता। ओडाई पूरे कॉन्फिडेंस में था। तुम कितना भी फास्ट मूव कर लो, इन धागों के साथ फ्रीली मूव नहीं कर सकते, राइट? उसने बड़े प्राउड होकर अपने इक्विपमेंट की डिटेल्स बताई। ये है मेरा 3 स्टार डिवाइन वेपन, द नेट ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसी वक्त ना दिखने वाले पतले धागे उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट गए। हे, हिलना मत, अगर हिले तो खुद को चोट पहुंचा लोगे, समझे? हिनाता ने इस बारे में सोचा भी नहीं। जब ओडाई के चेहरे पर एक स्मग लुक आया तो उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने फौरन हानासाकी को इशारा किया। ओके, शूट। उसने तेजी से गन फिर ऊपर उठाई। ओके। जब लगा कि मामला एक स्टेलमेट पर आ गया है, तभी हवा में एक तेज तलवार अपीयर हुई और सुबारू तेजी से हिनाता को बचाने आ गया। उसने फौरन दुश्मन से कहा, तुम लोग हमें भूल गए हो क्या? तभी हानासाकी मुड़ा और उसने रियलाइज किया कि एक अजीब सी गन सीधे उन दोनों पर पॉइंट कर रही है। गोलियां तूफान की तरह बरसने लगी, जिससे हानासाकी कुछ सोच ही नहीं पाई और चिल्ला पड़ी। इट वॉज टू डेंजरस। अकाने ने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये एक टीम टूर्नामेंट है, ये मत भूलना। ओडाई ने दांत पीसते हुए चिंता से उनकी तरफ देखा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डिवाइन वेपन है जो इन धागों को काट सके? ये फील करते हुए कि उसके पास टीममेट्स कम हैं, हिनाता ने सुबारू से बाकी बचे इंसान के बारे में पूछा। अपने सीनियर डिबा का क्या? उसने रिप्लाई किया, वो उनके लीडर को रोक कर रखे हुए हैं। वापस उस कॉन्वर्जेशन पर आते हैं। सुबारू को डिबा पर पूरा कॉन्फिडेंस था। हम उसे तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। उसका फेस थोड़ा इंप्रेसिव का और दूसरों को रिएश्योर करने के लिए काफ़ी था। उसी वक्त दूसरी तरफ डिबा दुश्मन के लीडर के सामने बिना किसी डर के शान से खड़ा हुआ था। आखिरकार हमारा रिप्रेजेंटेटिव मैजिकल आर्टिफैक्ट रिसर्च क्लब से आया है। सुबारू ने फौरन हिनाता को स्पेसिफिक सिचुएशन एक्सप्लेन की। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सब हम पर डिपेंड करता है। अगर हमने ये बबल तोड़ा तो वो भी नीचे आ जाएगा। तुम लापरवाही मत करना। आई अंडरस्टैंड। हिनाता ने अपना फोकस दोनों दुश्मनों को ऑब्जर्व करने पर लगा रखा था। उसकी तेज आंखों से एक भी मूव मिस नहीं हो रहा था। उसने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को ध्यान से देखा। जो बंदा हमें पहले मिला था वो जरूर आरडी एकेडमी का ऑर्गेनाइजर था। शायद रिन भी वही थी। हिनाता के दिमाग में इस वक्त तूफान चल रहा था। एक पल में हिनाता ने नोटिस किया कि एक धुंधली सी फिगर उसकी आंखों के सामने अपीयर हुई है। बिजली की तेजी से हिनाता ने एक पावरफुल किक मारा, जिससे ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन वो लड़की रिन एक्टैप को तेजी से डॉज करके सीधा सुबारू की तरफ चार्ज की। रिन का चेहरा एकदम कोल्ड था। बिना हेजिटेट किए उसने नाइफ पकड़ा और सीधा उसकी तरफ घोंप दिया। इस अचानक एक्शन से सुबारू जगह पर फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ गई। हिनाता भी हैरान आंखें फैलाई खड़ा रहा। इसके आगे रिन बिल्कुल काम थी और उसे समझाते हुए बोली, ओके, यहाँ खतरा है, इसलिए जल्दी से इस कासल से निकलो ताकि किसी ट्रैप में ना फंस जाओ। ये शब्द सुनकर सुबारू कंफ्यूज हो गया। व्हाट? रिन के हाथ में नाइफ एक्सपर्टली घूम रहा था। मैं हिनाता हूँ। उसके पैर रिदमिकली और आराम से मूव कर रहे थे, जैसे डांस कर रही हो। रिन के आसपास एक बहुत स्पेशल हो रहा था। ये सब गेम का पार्ट था। सुबारू को हराने के बाद रिन ने फौरन अपना टारगेट हिनाता को बनाया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मूव कर पाती, अकाने तेजी से एक कदम आगे बढ़ी। आजाई, उसने जल्दी से चिल्लाई और उनकी तरफ स्मोक बॉम्ब्स फेंके ताकि उन्हें बचाया जा सके। स्मोक बॉम्ब 1 सेकंड में जमीन पर गिरा। अंदर से धुआं निकलकर और घना होता गया और उन तीनों को, हिनाता, सुबारू और रिन को, अपने अंदर समा लिया। सुबारू के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। हिनाता जल्दी से एक ओपनिंग ढूंढने लगा। दूसरी तरफ रिन अभी भी शांति से धुएं को देख रही थी। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसी वक्त उसके टीममेट्स हानासाकी और ओडाई पागलों की तरह इधर उधर देख रहे थे। बस कुछ मिनट की लापरवाही की कीमत रिन को अपने शिकार को बेबस होकर देखते हुए चुकानी पड़ी। हिनाता अचानक उछलकर एक ऊंचे पेड़ की डाली पर चला गया, जहां अकाने इतनी देर से छिपी हुई थी। हिनाता बस अकाने की जगह पर लैंड हुआ और फौरन उसे अपने कंधे पर उठा लिया। उसने थोड़ा रूडली कहा, सॉरी, मैं तुम्हें कैरी करूंगा। ये सुनकर अकाने ब्लश करने लगी और मना करने लगी, इसकी जरूरत नहीं है। अकाने की चिंता भरी नजरों को इग्नोर करते हुए जो नीचे छूट गए सुबारू को देख रही थी, हिनाता स्मोक से बाहर तेजी से निकलता रहा। इसे देखकर अकाने ने इम्पेशेंटली हिनाता की तरफ देखा। वो चिल्लाई और पूछा, क्या तुम भागने का प्लान कर रहे हो? हिनाता ने सुना और समझ गया कि अकाने सुबारू की बात कर रही है, इसलिए उसने ऊंची आवाज में एक्सप्लेन किया, मुझे थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना है। बिना सुबारू के वो ट्रेजर मेरे लिए अच्छा नहीं है।
भागते हुए हिनाता ने दांत पीसते हुए अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसा। मुझे अटैक करने के लिए पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था। रिनचैन पहले ही पास आ चुकी थी। रिन वहीं शांति से खड़ी रही, हिनाता के पूरे एस्केप को बिना किसी रिएक्शन के देखती रही। जैसे ही धुआं हटा, रिन फिर से इंटरेस्टेड दिखने लगी। उसने कहा, अपना ऑरा साफ साफ छुपा रखा था, फिर भी मैंने फील कर लिया। हाउ एडमायरेबल। दूसरी तरफ सुबारू अभी भी रिन के जबरदस्त अटैक से परेशान था। वो क्यूरियस होकर पूछे बिना नहीं रह सका, हे क्या वो तुम्हारा ट्रेजर है? रिन ने ये सुना और अपना डैगर लहराते हुए शांति से रिप्लाई किया, ये बस एक मिलिट्री नाइफ है। ये सुनकर सुबारू ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हुआ और सोचा, ये बस एक नाइफ है, इससे तो रीइंफोर्स्ड आर्मर भी नहीं कट सकता, तो क्या ये चीज़ उस फियर को तोड़ने के लिए काफ़ी है? सुबारू ने सीरियस आवाज में पूछना जारी रखा, वो कब पास आई? रिन ने एक मासूम सा एक्सप्रेशन बनाया और रिप्लाई किया, पास आई? मैं तो शुरू से यहीं थी, तुम लोग खुद पास आए। ये सुनकर सुबारू ने घबराहट में सोचा, इम्पॉसिबल। रिन को इग्नोर करते हुए, जो सुबारू से बात करने में बिजी थी, ऑडाई ने अचानक जोर से पूछा, हे क्या हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए? रिन ने इशारे में जवाब दिया, अगर उनका पीछा करना है तो आगे बढ़ो, मैं कुछ ना भी करूं तो अच्छा है। उसी टाइम हिनाता और अकाने एक दूसरे ग्रुप से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर भागने के बाद उसने देखा कि अचानक कुछ सामने फ्लैश हुआ। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उसने तेजी से ब्रेक मारा। ये रियलाइज करके कि एक टेडी बियर मॉन्स्टर अटैक करने वाला है, उसने फौरन अकाने को हक करके अटैक से बचाया। उसने आसपास नजर दौड़ाई, फिर पूरी ताकत से उस टेडी बियर के सिर पर स्टॉम्प किया। बस एक ग्रेसफुल किक से हिनाता ने उस विशाल टेडी बियर को आसानी से हरा दिया और साथ ही ऊंची छलांग भी लगाई। जैसे ही वो वहां से निकला और लैंड हुआ, जैसा कि रिन ने कहा था, अभी भी वहां दूसरे लोग थे। हिनाता को एक बार फिर एक नए ग्रुप को कन्फ्रंट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये देखकर कि हिनाता ने हाइनेन का टेडी बियर डिस्ट्रॉय कर दिया है, बजट ने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। हिनाता और अकाने टेंस हो गए और फौरन फाइटिंग स्टैंस में आ गए। इसी बीच एक दूसरे एरिया में शिजुकू हिरोशिमा के साथ आसपास का सर्वे कर रही थी। उन दो लोगों बजट और हनान के बारे में सोचते हुए वो गुस्से से बोली, वो दोनों, क्या उन्हें टीम में फाइट करने का मतलब भी समझ आता है जब वो ऐसे गायब हो जाते हैं? ये सुनकर हिरोशिमा में गैस करते हुए कहा, शायद उनके लिए सिर्फ वो दुश्मन इंपॉर्टेंट है जिसे वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं। शिजुकू ने ये सुना और क्यूरियोसिटी से पूछा, बाय द वे, वो कौन है जिसे वो कन्फ्रंट करना चाहता है? हिरोशिमा ने कुछ भी छुपाने का नहीं सोचा और फौरन जवाब दिया, अजाई। शिजुकू ने ये नाम सुना और ठंडे से पूछा, क्या वो हिनाता है? हिरोशिमा ने शिजुकू का अजीब रिएक्शन देखा और कंफ्यूजन में पूछा, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? उसने फ्राउन किया और रिप्लाई किया, मेरे ख्याल से तुम्हें उसे एक सबक सिखाना चाहिए। हिरोशिमा वो ठीक से समझ नहीं आया। उसने मन में सोचा, एक सबक? शिजुकू अजीब से टोन में आगे बोलती रही, ये भूलना मत, जिस जगह के लिए हम एम कर रहे हैं वहां बस एक फेलियर का मतलब सब कुछ खोना हो सकता है। अगर तुम ऐसे बैटल्स लड़ते रहोगे जो तुम जीत नहीं सकते, तो जल्दी या देर से तुम मर जाओगे। कमज़ोर लोगों को दूसरे कमज़ोर लोगों के साथ सेफ जगहों पर रहना चाहिए। जैसे ही शिजुकू ने ये कहा, पीछे से एक आवाज़ आई, बस एक फेलियर और सब कुछ खत्म। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। पता चला कि उस मजाक उड़ाने वाले टोन का सोर्स रिन थी। जैसे ही उसने शिजुको को देखा, वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगी और पूछा, तो फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम स्कम हो, सरवाइव करने के लिए किसी का भी फायदा उठाने वाली। शिजुको ने शांति से हिरोशिमा को कुछ चीजें बताईं, मेरे पास मत आना। उसने हंसना शुरू कर दिया और रिप्लाई किया, मैं स्कम हो सकती हूँ लेकिन तुम भी वही हो। शिजुको ने ये कहा और कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई, गुस्से से फ्राउन करते हुए रिन को देखते हुए। शिजुको ने सीधा रिन को देखा और आगे कहा, तुम बेबस थीं और फिर हमेशा दूसरों को ब्लेम करती थीं। शिजुको के शब्दों से दिल पर चोट लगने पर रिन इतनी एम्बैरेस हो गई कि गुस्से में आ गई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना डैगर पकड़कर पागलों की तरह शिजुको की तरफ बढ़ी। शिजुको की आंखें फौरन तेज हो गई। उसने अपनी तलवार अपने अपोनेंट पर कुछ बार घुमाई। लगातार खतरनाक तलवार के हमलों के बावजूद रिन आसानी से अटैक्स को डॉज कर पा रही थी। लेकिन दूसरे अटैक को डॉज करने के ठीक बाद रिन को अचानक ठंडा पसीना आ गया। वो तेजी से पीछे हटी। शिजुको ने ये देखा और शांति से कहा, लगभग 4-5 सेकंड पहले मैंने गैस कर लिया था कि फ्यूचर में जो उसने देखा वो उसे अवॉइड नहीं कर पाएगी। रिन ने अजीब से मुस्कुराई और बोली, सही गैस किया।
शिजुको ने ठंडे से बोलना जारी रखा। एक वर्जन जो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है वो सपोर्ट ट्रेजर ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम फ्यूचर देख भी सकती हो और उस पर एक्ट नहीं कर सकती तो ये बेकार है। रिन ने शिजुको के एरोगेंट शब्द सुने और स्मग किया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाती हूँ। जैसे ही रिन ने बोलना खत्म किया, शिजुको की पूरी बॉडी फौरन एक ऐसी पावरलेसनेस की स्टेट में चली गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। रिन ने आराम से एक्सप्लेन किया, मेरा फ्यूचर विजन 5 सेकंड तक लिमिटेड है। अगर मैं डायरेक्टली इंटरवीन ना करूं तो मैं आगे नहीं देख पाऊंगी। अब देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाती हो शिजुको-चन। शिजुको ने यह सुना और हार ना मानते हुए सोचा, हो ही नहीं सकता। वो दोनों बॉल्स टूट गए। दूसरी तरफ हिरोशिमा दूर खड़ा शांति से शिजुको को बनते हुए देख रहा था। वो चुपके से उस ट्रेजर को इवैल्यूएट कर रहा था। फ्यूचर देख सकती हो, क्या ये रास्ते में आ रहा है? रिन ने झांक कर हिरोशिमा की तरफ देखा और एक शैतानी स्माइल दी। हिरोशिमा कुछ समझ गया और उसने भी एक तीखी मुस्कान दी, सोचते हुए आई सी। वो धीरे से कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, व्हाट अ पेन, नाराजगी। इसी बीच उस अनंत फॉरेस्ट के एक दूसरे हिस्से में डीबा भी सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक दूसरी बैटल में वो चुपचाप अपने अपोनेंट को मशीन्स कंट्रोल करते हुए देख रहा था। तभी उस स्टूडेंट ने बोलना शुरू कर दिया, लगता है वॉर हर जगह फैल गई है, हमारे टीम का एक बॉल भी टूट गया है। उसने ये कहा और फिर ठंडे से चुटकी बजाई। हवा में तैरती मशीन्स ने फौरन कमांड फॉलो किया और डीबा की तरफ एक विशाल लेजर बीम फायर किया। उसने अपना अटैक खत्म किया और बेपरवाही से बोला, तुम अभी भी टिके हुए हो, वो रिंग काफी भारी होगी राइट? पता चला कि उस जबरदस्त अटैक के बाद भी डीबा उसके सामने सीधा खड़ा था। उसने ये देखा और साफ तौर पर मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सोचकर कि उसकी टीम कमजोर है और हार जाएगी। डीबा इससे सहमत नहीं था। उसने रिप्लाई किया, ये सही नहीं है, बैटल में जग का एलिमेंट भी होता है। हाँ, ऐसे टाइम भी थे जब तुम्हारी टीम ने हमें हराया था। ये कहते हुए डीबा ने अपने विश्वास को मुट्ठी में बंद कर लिया और चिल्लाया, लेकिन सारे बॉल्स अभी टूटे नहीं हैं, मेरे जूनियर्स कमजोर नहीं हैं। स्टूडेंट ने फौरन जवाब दिया, ये बस टाइम की बात है। डीबा ने शांति से अपना चश्मा ऊपर किया और जवाब दिया, शायद तुम सही हो, लेकिन बचा हुआ टाइम उनके लिए काफी है। गुस्से में स्टूडेंट जोर से चिल्लाया, व्हाट? डीबा ने यह कहा और अचानक बिना कुछ कहे एक सिरिंज निकाली। उसने बिना सोचे समझे सुई को सीधा अपनी राइट चेस्ट में घोंप दिया। ये सीन देखकर वो स्टूडेंट अनजाने में चिंता से कुछ कदम पीछे हट गया। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं इसने अभी तक अपना ट्रेजर यूज नहीं किया? डीबा ने अपने बदलते शरीर को इग्नोर किया और जोर से कहा, मेरा ट्रेजर द फ्यूरी एलिक्सर, ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इसका असर बस थोड़ी देर रहता है, लेकिन अब से लेकर बैटल के एंड तक ये असर बना रहेगा। स्टूडेंट ने ये सुना और डीबा को डर से देखने लगा, जबकि उसके मसल्स पूरी तरह से ग्रो हो गए थे। डीबा ने जोश से कहा कि अब उसके जूनियर्स की मेहनत का कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद कर लिया और उस शांत फॉरेस्ट में अपनी मुट्ठियों से ही बात करने लगा। वहां एक भी आवाज नहीं थी। रिन ने अपने हाथ कमर पर रखे और शिजुको की तरफ देखा। उसने अपने हाथ में नाइफ उठाया, उसकी आंखें ठंडी थीं। उस दिन मैंने बहुत कुछ खो दिया। रिन के दिमाग में अतीत की तस्वीरें फिर से आ गईं। रैन आंखों में आंसू लिए रिन का हाथ खींचकर आग से दूर भाग रही थी। रिन रोती रही, हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। वो दोनों बेबस होकर अपने प्यारों को मॉन्स्टर के नीचे कुचलते हुए देख रहे थे। मॉन्स्टर की ब्रुटैलिटी के सामने वो दोनों छोटी लड़कियां सिर्फ निराशा में वहां से जा सकती थीं। पीछे जो छूट गया था वो थी उनकी जुड़वा बहन। रिन ने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। उसके होंठ कसकर बंद थे, चेहरा नफरत से भरा हुआ था। और उसी दिन उसने फैसला किया कि एक दिन वो दूसरी दुनिया से आए सभी जीवों को नष्ट कर देगी। जब दोनों लोग कोने में छुपे हुए थे, एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा। छोटे हिनाता और शिजुको ने मदद का हाथ बढ़ाया था। सब कुछ बुरा नहीं है, रिन ने उनका हाथ थाम लिया। मैं ऐसे साथियों से मिली जो उसी सिचुएशन में थे। याद है वो दिन जब हम चारों बारिश में एक साथ भागते थे? वो समय जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। डिटर्मिनेशन और मेहनत के पल। मेरे पार्टनर ने मुझे लड़ने के बेसिक्स सिखाए थे। जब रिन और शिजुको एक दूसरे के पास बैठकर खुशी से हंस रहे थे। रैन की नरम आंखें और उसकी हल्की सी मुस्कान, इस तरह वो एक साथ बढ़े हुए। स्कूल में हमेशा की तरह चिंता करने वाली चीज थी। हिनाता खुशी से हॉलवे में हिन से बात कर रहा था। क्लास में रैन और शिजुको भी बातें कर रहे थे। अचानक शिजुको का चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरान थी। इसी पल दरवाजे के बाहर एक विशाल मॉन्स्टर अपीयर हुआ। इससे पहले कि हम वॉरियर्स बनते, क्लास में हर कोई डरा हुआ था। सब पैनिक कर रहे थे। हमें एक बार फिर एक डिजास्टर में खींच लिया गया था। बाहर वॉरियर्स मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ केओस था। हिनाता अब रिन को खींचकर ले जा रहा था। वो चिंता से चिल्ला रही थी, सिस्टर, बहन अभी भी अंदर है।
रिन स्कूल से धीरे धीरे भागते हुए स्टूडेंट्स को देखने की कोशिश कर रही थी। बाहर एक रेस्क्यूअर ने अंदर देखकर चिल्लाया, हे, अभी कोई उन लाल लपटों से भागकर निकला है। शिजुको, एक छोटी सी फिगर धीरे धीरे दिखाई दी। रेस्क्यूअर तेजी से उसकी मदद के लिए दौड़ा। हे, तुम ठीक हो? उसने हाँ में सर हिलाया। रिन तेजी से उसकी तरफ भागी, घबराहट में उसका नाम पुकारते हुए, शिजुको, शिजुको चान। तभी एक क्लासमेट ने गुस्से से दांत पीसते हुए शिजुको पर उंगली उठाकर चिल्लाई, इसने खुद को बचाने के लिए सबको सैक्रिफाइस कर दिया। ये सुनकर हिनाता और रिन, जो शिजुको को सहारा दे रहे थे, अचानक रुक गए। पास खड़ी लड़की तेजी से चिल्लाई, मैंने भी देखा, इसने किसी और को मॉन्स्टर की तरफ धक्का दिया था। दूसरी लड़की ने उस इंसान को गले लगाया, मैं तो बस उस मॉन्स्टर का खाना ही बन गई थी। हिनाता और रिन परेशान थे। उन्होंने सबकी तरफ देखा जो आपस में फुसफुसाने लगे, इम्पॉसिबल, ये कितना फकिंग डिस्गस्टिंग है। रिन ने डिसबिलीफ में शिजुको की तरफ देखा, हे, ये झूठ है राइट शिजुको चान? लेकिन उसे जवाब में सिर्फ शिजुको की डरावनी खामोशी मिली। उसका जवाब सुन के दोनों चौंक गए। रेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस दिन मैं सब कुछ खो बैठा। फ्लैशबैक खत्म हुआ और वो लोग असल जिंदगी में वापस आए। हिनाटा ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसने जोर पकड़ा और हवा में उछल गया। हिनाटा ने पलटकर बड़ी चतुराई से बचाव किया और हल्के से नीचे झुककर जमीन पर उतरा। वो कुछ देर तक तेजी से सर्फ करता रहा। ऊपर से हिने गुस्से से उसको देख रही थी, जैसे उसके लिए उसके मन में नफरत उबल रही हो। उसने गुस्से से अपना हाथ आगे किया, ओए, इतना मत फेरुक भाई। अजीब से मॉन्स्टर सीधा हिनाटा की तरफ दौड़े। उसने उन्हें फैसले से काट दिया और फिर खुशी से केनविन की तरफ मुड़ा। उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब में अपना हाथ उठाया। ये देखकर हिन ने गुस्से से दांत पीस लिए। एक क्लास ए का बच्चा इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? जब बजट ने सोचा कि उसने पहले उस क्लास सी की लड़की का ख्याल क्यों नहीं रखा, तब हिन ने हैरत से अपना सर घुमा लिया। क्लो, उसने घूर कर देखा। अपनी बाजू पर लगे टीयर को देखकर जवाब दिया, उस इंसान की वजह से। हम तो पहले ही एक बॉल हार चुके हैं उसकी वजह से। वो ऊपर खड़ा था, हिनाता पर हमला करने के लिए अपनी ताकत कंट्रोल कर रहा था। क्यों? ये देखकर कि वो अभी भी आसानी से बचाव कर सकता है, वो भड़क गया। ये इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर सकता है? बजट हक्का बक्का रह गया जब हनीड उसकी तरफ दौड़ा। हमले को आते देखकर उसने त्योरी चढ़ाई। नफरत से वो जल्दी से पीछे हट गया ताकि हमले से बच सके। ये तो बुरा है, वो पास नहीं आ सकता। बजट के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। हिनाटा ने उसको संजीदगी से देखा, लेकिन बजट ने अपने होठ दबा लिए जब उसको पता चला कि उसके पास तेज हथियार को हराने का कोई तरीका नहीं था। मौका मिलते ही उसने अपनी बाजू घुमाई। अचानक आसपास की जगह जादुई हो गई। याद की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। बजट का हाल भी कुछ खास नहीं था। मैंने क्या किया? कुछ आने को कुछ अजीबोगरीब सा महसूस हुआ। उसने हैरानी में अपना सर तिरछा किया। वो क्या था? नाने विश्वास नहीं कर पाया और खड़ा हो गया। नामुमकिन। वो आगे झुका। उसकी आवाज़ बड़ी थी, इतनी जल्दी नहीं, ये स्टेज तो अभी बाद में आना चाहिए था। रेन की तरफ हिरोशिमा थोड़ी दूर खड़ा था, उन दोनों को देख रहा था। शिजुको चुपके से सोच रही थी कि क्या हुआ। शिजुको ने एक झलक देखी। वो क्या है? रेन ने चाकू अंदर रख ली और मुड़ गई। उसके चेहरे पर ज्यादा हैरानी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे वक्त हो गया हो। शिजुको जल्दी से मुड़ गई। रुको, तुम कुछ जानती हो, है ना? रेन ने थोड़ा सा मुस्कुराई। उसने कंधे उचकाए। क्यों? रेन वहां से जाने के लिए मुड़ गई। शिजुको को कांपते हुए छोड़ दिया। रेन ने बोलकर बताया, मैं साथी नहीं कहलाना चाहती, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। हिरोशिमा ने अपना खतरनाक चेहरा बनाए रखा, एक आवाज़ निकाली जैसे वो समझ गया हो, जबकि शिजुको पूरी तरह से उलझी हुई थी। उसने अपनी तलवार घुमाई और रेन को आवाज़ दी। पूछना चाहती थी, रुको, वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? रेन ने तुरंत मना कर दिया। मेरा कुछ करने का इरादा नहीं है, उसने मतलब के साथ कहा। जो कुछ करने की सोच रहा था वो ये है। शिजुको ने अपने पीछे खतरा महसूस किया, एक फैसले के साथ काटकर हमले का जवाब दिया, लेकिन हिरोशिमा कूदकर बच गया। उसने एक अनुमान के मुताबिक मुस्कुराया, जैसा सोचा था अभी भी वो इतना हिल सकती थी। शिजुको ने गुस्से से दांत पीस लिए, उसे बहुत पसीना आ रहा था। हिरोशिमा ने अपना हाथ उठाया और चुटकी बजाई। फिर वो रहस्यमयी अंदाज में अपनी चाल चलता है। लेकिन इसके बारे में क्या? गुरुत्वाकर्षण की अचानक सही ताकत ने शिजुको का संतुलन बिगाड़ दिया और उसका पूरा जिस्म गिर गया। वो दर्द से चीखी। हिरोशिमा ने उसको देखा, अपनी जीत को छुपा नहीं पाया। शिजुको जमीन पर सीधी लेटी थी और गुर्राने लगी। उसने क्या किया? उसने बिना छिपाए जवाब दिया, मैंने क्लोस्फियर को खत्म कर दिया। शिजुको को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा था। हिरोशिमा ने हरे सांप को पकड़े रखा और अपने प्लान में और बातें जोड़ी। मेरा सांप बॉम्ब अदृश्य हो सकता है जब मैं उसे चुपके से अंदर डाल देता हूँ। इस तरह मैं उसे कभी भी फोड़ सकता हूँ। उसने बजट और हेनान के फीके चेहरे के बारे में सोचा और अंदाज़ा लगाया कि वो शायद अभी सदमे में होंगे। हिरोशिमा आराम से शिजुको की तरफ चलने लगा, जो अपनी जेबों में हाथ डालकर खुद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। शिजुको एक मुश्किल हालत में होते हुए भी उसके मकसद के बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। वो बस करीब चलता रहा।
आसान है। हिरोशिमा ने एक तीखी सुई वाली बॉल पकड़ी और उसकी तरफ इशारा करते हुए अपना मकसद बताया, मैं बस तुम्हारा डिवाइन वेपन चाहता हूँ। शिजुको ने हिरोशिमा के हाथ में उस चीज़ को घूरा। ट्रूमन को चुभने वाली चीज़ की याद उसके दिमाग में चमक गई। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वो हिरोशिमा उसकी तरफ धीरे धीरे चलता रहा। इतना हैरान मत हो, मेरे बारे में कुछ बुरी अफवाहें होंगी। उसने उसका सर पकड़ा और वो डरावनी सुई उसकी तरफ की। तुम जानती हो ना, मुझे अपने पास रखने का खतरा। इस पॉइंट पर वो समझ गई। उसका चेहरा खुला और वो हकला रही थी। क्योंकि वो संगठन का हिस्सा था, हिरोशिमा ने अपनी टाई ढीली कर दी। क्योंकि उसने अपनी सफ़ेद शर्ट के नीचे टैटू दिखाया और अपना परिचय देना शुरू किया। मैं यहाँ आने से बहुत पहले से नाइलहैम का सदस्य था। उसने अपने पालतू सांप को ज़मीन पर आज़ादी से फिसलने दिया। सबसे शक्तिशाली डिवाइन आर्टिफैक्ट चुराने का सबसे अच्छा वक्त तब होता है जब वो बन रहा हो। बॉस ने हमें उसी प्लान के साथ भेजा था। फिर हिरोशिमा ने उसको कंट्रोल किया ताकि वो शिजुको की चारों तरफ कसकर लिपट जाए और इस कल्चरल फेस्टिवल को हिलाने और ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावा करता रहे। हिरोशिमा यहाँ आया और गहरी सोच में पड़ गया। ये असल प्लान था। शिजुको जानती कि वो लड़ नहीं सकती, इसलिए उसने रेन से मदद मांगी। रेन ने आंखें फेर ली, जैसे वो कुछ जानते ही ना हो। मैं अलग हूँ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसने उस इंसान को ताना मारते हुए कहा जो ज़मीन पर दुखी लेटी थी। मैं बस एक शिकार हूँ जो उसको छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी, जैसा उसने मेरे बहन के साथ पहले किया था। शिजुको का चेहरा और भी बुरा हो गया। हिरोशिमा ने धीरे से चेतावनी दी, उसे किसी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए। उसने बताया कि गार्ड्स लड़ रहे थे। वो वहाँ एक बड़े मॉन्स्टर के हमले को भी रोक रहे थे। सीन गार्ड्स की तरफ बदला। वो सब उलझे हुए थे, मॉन्स्टर से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मॉन्स्टर्स की तबाही करने वाली ताकत भयानक थी। कसम से ये क्या हो रहा है? कात्सुमाता ने हालत देखी और तुरंत कमान संभालने की कोशिश की। पार्टी का प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। जितने हो सके उतने विद्यार्थियों को पोर्टल में ही रखो। ट्रूमन ने अपनी आंखों के सामने का सीन देखा और शांत नहीं हो पाई। ये पहली बार हुआ था। उसने मॉन्स्टर के ढेर से अपनी आंखें नहीं हटाई, चिल्लाकर बोलते हुए, अगर मेरी आंखें अभी धोखा नहीं दे रही हैं। ट्रूमन ने मॉन्स्टर्स के यूएन आर्मी जैसे झुंड को देखा जो सबको धमका रहे थे। जैसे एक डी क्लास पोर्टल एक हायर लेवल पोर्टल बन गया हो। जो दुश्मन दिखाई दिए वो एक बी क्लास टेलीपोर्टेशन पोर्टल के खतरे के बराबर थे। कात्सुमाता को जो उसने सुना उस पर विश्वास नहीं हो सका। ये नामुमकिन था, उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। एक पागल भिले की रूह ने अपना मुंह खोला और दांत दिखाए, उन दोनों लोगों को निशाना बनाते हुए। कटीमा को ट्रूमन की सुरक्षा की चिंता थी और उसने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। कैप्टन, कृपया जल्दी से निकल जाइए, अभी ये जगह आपके लिए बहुत खतरनाक है। ट्रूमन मन से न चाहते हुए अभी भाग गई। मैं इवैक्यूएशन में मदद करने के लिए बाहर रुकी रहूंगी। कात्सुमाता मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पीछे रुक गया, जबकि ट्रूमन ने वक्त का फायदा उठाया और तुरंत चली गई। वो दौड़ रही थी कि अचानक एक बहुत बड़ी उड़ने वाली चीज बाहर आई और उसका रास्ता रोक दिया। एक ओडिन एकेडमी का विद्यार्थी तुरंत आगे दौड़ा और उस बीस्ट को मुक्के से दूर किया। उसने जोर दिया, मिस शेरी कृपया जाइए, मैं यहाँ सपोर्ट करूंगा। ट्रूमन ने जल्दी की, लेकिन फिर भी शिष्टता से उसे धन्यवाद किया। अपने दिल में उसने बस एक चीज की उम्मीद की, सब लोग कृपया सुरक्षित निकलने की कोशिश करें। मैं अब जा रही हूँ, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। इस तरफ हिनाटा भी तेजी से दौड़ रहा था। वो लाइट की गति से एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा था। सूरज डूबने से धीरे धीरे उत्साह बढ़ गया। इस बार रेन सच में चली गई। मैं अब जा रही हूँ और ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। हिरोशिमा इस तरफ अभी भी करीब से देख रहा है। मॉन्स्टर्स का एक बड़ा हमला, ये उससे बिल्कुल अलग है जो मुझे बताया गया था। उसने कांपते हुए शिजुको को अनदेखा किया और उसकी तरफ चलने लगा। तो जो भी हो, हिरोशिमा ने फिर भी वो सुई उसकी बाजू में डाल दी। पैसे भी अभी प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। उसने दर्द सहा और उस बीस्ट ने बस उसकी रूह को एक रहस्यमयी जामनी पर्पल बॉक्स में खींच लिया। उसने शिजुको के डिवाइन आर्टिफैक्ट से भरा बॉक्स ले लिया। पहले एक को नीचे गिराते हैं। हिरोशिमा का अभी भी अपना प्लान रोकने का कोई इरादा नहीं था। अगला चाहा हिनाटा उसका डिवाइन वेपन, एक बड़ा लाल छिपकली जिसके मुंह से आग निकल रही थी, दिखाई दी। उसने उस मॉन्स्टर को डर से देखा। हिरोशिमा को उसकी पूंछ से चोट लगी और जब उसको पता चला कि वो एक ड्रेक है तो बॉक्स को मजबूती से नहीं पकड़ पाया। उसने उस क्लाउन को सीधा पेट से टकराया और उसकी तरफ कमान से बाहर दौड़ना जारी रखा। डिवाइन आर्टिफैक्ट बॉक्स उठकर उस तरफ गया जहां शिजुको बैठी थी। उसने अपनी छाती पकड़ी और अंदाजा लगाया कि उसका आकार एक ड्रेक से छोटा था। क्या एक छोटा ड्रेक था? हिरोशिमा शक में था, लेकिन वो बीसी रैंक के बराबर का दुश्मन था। ये ड्रैंक पोर्टल में कैसे आ गया? उसकी वर्दी पर लगे लोगों में अचानक से एक आवाज आई, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हिरोशिमा को एहसास हुआ, बॉस। हिरोशिमा का बॉस जल्दी से आग बुझा रहा था। एक आश्चर्यजनक हालत हो गई। एक्टिविटी रद्द कर दी गई। उसने कम्युनिकेशन डिवाइस उठाया और बहस आर्ग्यू किया, इसको इतनी आसानी से मत कहो, हम बहुत समय से छुपे हुए हैं। बॉस जानते हैं? मेगन ने बट से पूछा, क्या तुमने नहीं सुना? वो कुर्सी पर बैठा था और बहुत आराम से लग रहा था, बिना ज्यादा समझाए। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से पीछे हट जाओ। फिर उसने बस 2 शब्दों से अपनी बात खत्म की, समझ गया। हिरोशिमा यहाँ आया और आदेश मानने पड़े। समझ गया। उस जलील छिपकली के शिजुको की मौजूदगी का पता लगा लिया था। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था। जाने से पहले उसने एक संदेश छोड़ दिया, मेरा तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। उसने अपनी जेब से कुछ छोटा सा निकाला और उसे कुचल दिया। उसमें से पानी जमीन पर गिरने लगा। इसने उसके भागने के लिए एक स्पेस होल बना दिया। उसको जमीन पर रोते हुए छोड़ दिया। क्यों?
उसने अपना डिवाइन वेपन पकड़ा और वो संतुष्ट थी। तुम बाहर क्यों नहीं जाते? मेरा डिवाइन वेपन यहाँ होना चाहिए। लाल ड्रैगन उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने फ्रस्ट्रेशन में दांत पीस लिए। क्या ये मेरी सजा थी? शिजुको को उस दिन का दिन पास्ट याद आया। फिर उसने सोचा कि उसने क्या पाया था और उसने वो शक्ति दी जिसको वो सबसे ज्यादा चाहती थी। उसने काटने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन लाचार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना वादा निभा नहीं सकती। जाने से पहले उसने दिल से एक सच्चा संदेश छोड़ दिया, मैं रैन हूँ। अचानक हिनाटा कहीं से उड़कर आया और उस ड्रैगन की चोंच को लात मारी। शिजुको अपने बचाने वाले को उलझन में देख रही थी। हिनाटा एक हीरो की तरह शानदार लग रहा था, एक खूबसूरती को बचाते हुए। हिनाटा ने ऊपर से मॉन्स्टर के सर पर एक शक्तिशाली वार किया जिससे वो दर्द से दहाड़ने लगा। शिजुको की हैरानी के मॉन्स्टर को हमले का मौका दिए बिना उसने उसकी बॉडी पर एक और मुक्का मारा। फिर हिनाटा बहुत ही शानदार अंदाज में नीचे उतरा जिससे शिजुको बहुत हैरान हो गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? अचानक हाना की बॉडी पर लगा टेडी बियर चिल्लाया, माऊ। उसी समय उसकी जेब में रखा टेडी बियर रिएक्ट किया, मायमू। शिजुको थोड़ी हैरान हो गई। अंकों का टेडी बियर। हिनाटा ने सर हिलाया और समझाया, उसने मुझे दिया था। उसने कहा था कि ये शिजुको का पता लगा सकता है। वो चिंतित लग रही थी। क्लो और बाकी सब कहाँ हैं? हिनाटा को जंगल में पहले का वक्त याद आया। वो और उसके दोस्त ऊंचे पेड़ों की डालों पर मॉन्स्टर से छुपे हुए थे। हान इतना डरा हुआ था कि वो हकला रहा था। ये क्या हो रहा है? ए को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो वो मॉन्स्टर्स हैं जो बी रैंक गेट में दिखाई देते हैं। सही है, बजट इस हालत का विश्लेषण कर रहा था। कोई गलती नहीं है, ये हालत बहुत गंभीर है। हिनाटा खड़ा हो गया और एक फैसला लिया। अब उसे भागना होगा, ये जगह खतरनाक है। अचानक उसने आवाज दी, ओए। बजट ने एक छोटा टेडी बियर फेंका। ये इसके साथ ले लो। उसने बिना समझे उसे पकड़ लिया। उसने जल्दी से समझाया, ये उसे मिनाशे के पास ले जाएगा। हिनाटा और आने ने बैर को देखा। वो शक में लग रही थी। तो सो व्हाट? बजट ने सब्र से जवाब दिया, मैंने हबीशिमा की भी कुछ बार ताकतवर लोगों से लड़ने में मदद की थी। उसने याद किया। मुझे ठीक से नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन वो पर्दे के पीछे कुछ गलत कर रहा था। फिर बजट ने पीछे देखा। अब वो मिनासे को निशाना बना रहा है। आए ये सुनकर अपना संयम खो गई। तुम कह रहे हो कि हमें उसकी मदद करने जाना पड़ेगा? उस नफरत करने वाली औरत की मदद क्यों? तुम लोग खुद क्यों नहीं जाते? उसने साफ साफ जवाब दिया, अगर हम जाते हैं तो बहुत वक्त लग जाएगा। उसका लहजा पूरा पक्का था। मैं और एंको उसे गेट से घसीटकर बाहर निकालेंगे। मैं तुमसे एक हेल्प मांगना चाहता हूँ। हिनाता और आने चुपचाप बजट की बात सुनते रहे। हिनाता थोड़ा हिचकिचाया। उसने हिबिशिमा की मदद की थी। वो उसके साथ नहीं था क्या? बजट ने गुस्से से दांत पीसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। वो मुझे वॉर मेनियक बुलाते हैं, मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैलाते हैं। यह सुनकर हेनन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। बजट की आंखों में पक्का इरादा था, पर मैं कभी घटिया कद्दार साथी नहीं था। असल वक्त मॉन्स्टर पलटकर हमला करने की तैयारी में था। उसकी आंखों में एक तेज नजर थी। हिनाता ने हिम्मत से मॉन्स्टर के गुस्से का सामना किया। शिजुको चिंता से उसे रोकने के लिए चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो? भागो यहां से, तुम लड़ नहीं सकते। उसी वक्त मॉन्स्टर तेजी से हिनाता की तरफ बढ़ने लगा। वो जरा भी नहीं हिला, पूरी ताकत से अपने पैर जमीन पर जमा कर जोर लगाया। फिर हिनाता जोर से चिल्लाया, उसे दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन से उठाने की कोशिश की। उसने पूरे शरीर पर जोर लगाया ताकि उसकी खींची हुई नसें और मजबूत हो सकें। शिजुको का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। तुम पागल हो गए हो क्या? जल्दी से भागो यहां से। उसके उसे सलाह देने से पहले ही हिनाता का इरादा पक्का था। मैं नहीं भागूंगा। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। मुझे हमेशा अफसोस रहता है कि उस दिन वो उनके लिए वापस क्यों नहीं आई। शिजुको का पिछला रूप उसके दिमाग में चमका। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था, पर तब से वो ताकत के पीछे पागल हो गई है। वो अचानक कड़वी तरह से हंसने लगी। हाँ, और यही इसका अंत है। शिजुको के दिमाग में एक उदास आवाज गूंज रही थी। सब खत्म हो रहा है। उसने कड़वे मन से कहा, मैं अब भी तुम्हारे साथ बुरा करती हूँ। शिजुको को वो दिन याद आए जब उसे रिजेक्ट किया गया था। उसके दोस्तों ने उसकी डेस्क पर गंदी गालियां लिखी थी। कचरा, कचरा। हर कोई उसके आसपास उससे अलग कर देता और उस पर हंसता। अगर तुम अभी भी स्कूल आती हो तो मैं छोड़ दूंगी, चली जाओ। ये यादें शिजुको को इतना गुस्सा दिलाती हैं कि वो हिनाता पर चिल्लाने लगी। मुझे वो हमेशा आंखों में चुभता है। मॉन्स्टर जो ये सब देख रहा था, अचानक एक भड़काने वाला कदम उठाया। अगर उस जैसी लड़की चली गई तो कोई मसला नहीं होगा। हिनाता गुस्से से चिल्लाया, रुको। हिनाता ने सच बोल दिया। लोग उसके बारे में कितना भी बुरा कहें, उसने हाफते हुए कहा, और मॉन्स्टर को पकड़े रखा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिजुको पूरी तरह से दंग रह गई। हिनाता के दिल में शिजुको वो वक्त याद कर रही है जब वो स्कूल में था। एक बार उसके दोस्त ने उसकी पीठ पर एक कागज चिपका दिया था जिससे वो हंसने का पात्र बन गया था बिना जाने ही। क्लासरूम के कॉरिडोर के छोटे से रास्ते पर वो और वो लड़की एक दूसरे से मिले। जब दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, उसने अचानक अपने पीछे खुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। पता चला कि शिजुको ने वो काला कागज फाड़ दिया था जो उसके क्लासमेट्स ने उसके पीठ पर मजाक करने के लिए लगाया था,
और तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ मजाक किया गया था। हिनाता को अंदर से बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि अब वो कितनी भी बदल गई हो, वो हमेशा एक अच्छा इंसान थी, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी जब तक वो पक्के दोस्त नहीं बन गए। जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, शिजुको हमेशा उसके पास रहती थी, उसे मेहनती देखकर खुश होती थी। हिनाता हर उस वक्त को याद करता है जब वो लड़ती है, एक ऐसी इंसान जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है। वो हमेशा पेड़ के तने के पीछे छिपकर चुपचाप चिंता करती थी जब वो मॉन्स्टर से लड़ता था। यातों से बाहर आते हुए हिनाता ने मॉन्स्टर का हमला झेला, हांफते हुए। उसकी अपनी बात पूरी करने से पहले मॉन्स्टर उसकी पकड़ से निकलने लगा, फिर पागलों की तरह आग उगलने लगा, जिससे हिनाता को पीछे हटना पड़ा। उसने जल्दी से अपना संतुलन बनाया, दोनों हाथों को पक्के इरादे से भींच लिया, लड़ने के लिए तैयार, और शिजुको को एक अच्छा इंसान कहकर जोर से चिल्लाना नहीं भूला। शिजुको ने हैरानी में हिनाता को देखा, जो उसकी हिफाजत के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अचानक जज्बात चमके। आखिरकार वो रोने लगी, अपने लिए और पिछले साल जो कुछ हुआ था। फिर भी अब हिनाता ने उसे नहीं छोड़ा और उस पर हमेशा विश्वास किया। शिजुको की आंखें कस के बंद हो गईं, आंसू एक एक करके उसके कस के बंद हाथों पर गिरने लगे। आगे हिनाता बड़े जोश और हिम्मत से लड़ा। उसकी रक्षा करने के पक्के इरादे के साथ वो मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। उसने एक शक्तिशाली एनर्जी पंच मारा, सीधा उसकी पसलियों पर, फिर तेजी से मॉन्स्टर के पहुंच की तरफ बढ़ गया। हिनाता ने एक विनाशकारी वार किया, पर उसके सारे हमले स्टील पर मच्छर के काटने जैसे थे। मॉन्स्टर को कोई चोट नहीं आई, बल्कि उसने अपनी पूंछ से उसे दूर दे मारा। हिनाता ने तेजी से अपने पैरों का इस्तेमाल उस ताकत को रोकने के लिए किया। उसने हताशा में सांस ली। अभी भी कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसी ही बात है तो वो खड़ा हो गया, एक नया लेवल उपयोग करते हुए। उसका दिमाग पूरा फोकस था, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए। नीली रोशनी फूटी और इकट्ठी हुई, उसके पैरों से सिर तक उसे ढक लिया। हिनाता का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। मॉन्स्टर ने भी अपना सिर घुमा लिया, क्योंकि उसने अजीब ताकत महसूस की। वो तेजी से पेड़ों की डालियों पर दौड़ा, जहां से गुजरा वहां हरे रंग की बिजली की चिंगारियां छोड़ता गया। हिनाता आखिरी कदम पूरा करने पर ध्यान दे रहा था, अपने पैरों को जमीन पर दबाते हुए। इसी के साथ उसने अपने शरीर को मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च कर दिया और छोड़ दिया। शरीर एक अद्भुत गति से चल रहा था, जिससे मॉन्स्टर पूरी तरह से उलझ गया। वो हैरान था और हिनाता को पकड़ नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाते हुए वो पागलों की तरह और तेजी से दौड़ा। तेज होते हुए उसने धीरे धीरे हालात पर काबू पा लिया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उसने अपने नए लेवल की पूरी ताकत और संभावना का उपयोग किया। तेजी से हिनाता जमीन पर उतरा, झुककर हमला करने की मुद्रा में आया और एक तेज रफ्तार हमले की तैयारी की। ताकत हिनाता के हर नस में इकट्ठी हो रही थी। वो सीधा पत्थर की दीवार पर तेज गति से दौड़ा, जिससे पत्थर की दीवार चूर चूर हो गई। उसकी ताकत पूरी तरह से बाहर आ गई। धमाकेदार ताकत एक शक्तिशाली जामुनी रंग में बदल गई। उसी समय बदले का हुनर चालू हो गया। वो सीधा ऊपर से लाल ड्रैगन मॉन्स्टर की तरफ उड़ गया। वो उस पर पागलों की तरह आग उगल रहा था। शिजुको घबराहट में चिल्लाई, उड़ा। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं, सीधा आगे घुरते हुए। तेज जामुनी धार, तीर जैसी मजबूत, सीधा मॉन्स्टर के शरीर में घुस गई। हिनाता ठंडे तरीके से नीचे उतरा, पीछे आग उगलने वाला ड्रैगन दर्द से धारते हुए। मॉन्स्टर का विशाल शरीर 60 टुकड़ों में बंटकर बिखर गया। हिनाता इतना थक गया था कि वो लगातार हाँफ रहा था। जामुनी ताकत का स्रोत जल्दी से गायब हो गया। वो अपने असली रूप में लौट आया और गिर पड़ा। उस मंजर को देखकर शिजुको के चेहरे पर एक खाली भाव था। उसका अंदर का मन पागलों की तरह लड़ रहा था। क्या मैं गलत थी? उसके दिमाग में वो याद कर रही थी, बीती हुई यादें। छुट्टी के दौरान एक दिन वो और उसकी सबसे अच्छी दोस्त रेन खुशी खुशी बातें कर रहे थे। शिजुको की आंखें अचानक बड़ी हो गईं और उसने दरवाजे के बाहर देखा। लाल आंखों वाला एक मॉन्स्टर सीधा खिड़की के बाहर दिखाई दिया। उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपने दोस्तों पर चिल्लाई, सब लोग जल्दी से टेबल को पलटकर एक दीवार बना लो। शिजुको की आवाज सख्त और मजबूत थी, जल्दी करो। टेबल्स को एक कोने में ले जाने के बाद सब लोग अंदर घुसकर चिपक गए। जमीन पर मॉन्स्टर क्लासरूम में रेंग कर घुस कर रहे थे। उन्हें ढूंढते हुए शिजुको ने धीरे से याद दिलाया, चाहे कुछ भी हो, हिलो मत। एक छोटे बालों वाली लड़की को समझ नहीं आया, क्यों? हमें जल्दी से भागना चाहिए। रेन ने जल्दी से समझाया, क्या तुम्हें बाहर की आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं? शिजुको हालात का विश्लेषण कर रही थी। ये सिर्फ चलती हुई चीजों पर हमला करता है। छोटी लड़की जिज्ञासु थी, ऐसा क्यों है? शिजुको ने मजबूती से जवाब दिया, उसकी नजर अच्छी नहीं है। वो थोड़ी शक्की थी। तुम्हें ये कैसे पता? शिजुको ने झिझकते हुए एक तरफ देखा। जैसा कि मैंने सीखा है, तुम सीख सकती हो, भले ही तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं है। तुम सच में अजीब हो। शिजुको को उन अपमानों पर कैसे रिएक्ट नहीं करना पता था। रेन और सब्र नहीं कर पाई और चिल्लाई, सुनो शिजुको चान। शिजुको ने जल्दी हिम्मत दी, कोई ना कोई जरूर मदद के लिए आएगा। उसने अपने दोस्तों के ग्रुप को मजबूती से रोक दिया, जब तक मदद नहीं आती हम सबको साथ मिलकर जीना है। पूरा ग्रुप तुरंत चुप हो गया और उदासी से बैठ गया। लेकिन मॉन्स्टर ने शिजुको के ग्रुप से घिरी हुई टेबल को देख लिया। तुरंत वो उस तरफ बढ़ा जहां सब लोग छुपे हुए थे। लोगों के ग्रुप ने जल्दी से अपनी सांसें रोक लीं।
सबके चेहरे बहुत संजीदा थे। मॉन्स्टर एक बड़ी आवाज के साथ फिर से करीब आ रहा था। उसकी लंबी जीभ बाहर लटक रही थी, जैसे वो भूखा हो। उसकी आवाज एक हथौड़े की तरफ सबके दिल पर लग रही थी। पूरा ग्रुप कांप गया और अपने मुंह को ढक लिया। सबके चेहरे फीके थे। जो और भी डरावना था वो ये कि जब उसने किसी को नहीं देखा तो उसकी आंखें टेबल के छेदों से अंदर झांक रही थीं। मॉन्स्टर आसपास देखता रहा। छोटे बालों वाली लड़की का चेहरा पीखा था, उसका मुंह कांप रहा था और हकला रही थी। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। बेवकूफ, मॉन्स्टर की लंबी जीभ बाहर निकली उस लड़की को पकड़ने की तैयारी में जो भाग रही थी। शिजुको जल्दी से दौड़ कर आई और उससे जोर से धक्का दिया, जिससे मॉन्स्टर चौंक गया और उसका ध्यान भटक गया। उसकी वजह से उसकी जीभ टेबल से टकरा गई और वो लड़की जल्दी से अपना सर दबोचकर भाग गई। लोगों का पूरा झुंड पागलपन में बाहर दौड़ा। शिजुको जल्दी से चिल्लाई, सब लोग अपने मोबाइल फोन बंद कर दो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो बस यहाँ से जल्दी निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे। शिजुको की तेज आवाज ने मॉन्स्टर को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसकी जीभ सीधे उसकी तरफ उड़कर आई। फिर उसकी जीभ बिना दया के शिजुको के चारों तरफ लिपट गई। फिर उसने इतने जोर से छोड़ दिया कि वो एक क्लासमेट की पीठ पर जाकर गिरी। उसके बगल वाले ने तुरंत उस लड़की को उठाया। तुम ठीक हो? और शिजुको दर्द में होते हुए भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, कृपया मत हिलिए। दो दूसरी लड़कियों ने शिजुको को ये कहते हुए सुना और नाखुश होकर तेवरी चढ़ाई। अभी जो शोर हुआ था उससे और मॉन्स्टर्स आ गए। वो तेजी से शिजुको और उसकी दो दोस्तों की तरफ रेंग रहे थे जो एक दूसरे को सहारा दे रही थीं। रैन और कुछ लड़के चुपचाप पास में छुपे हुए थे। वो घबराई हुई थी और शिजुको के लिए बहुत चिंतित थी। पीछे वाली छोटे बालों वाली लड़की चुपचाप कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में चालाकी दिखाई दी। फिर उसने एक बुरा और दुष्ट मुस्कान दिखाकर अपने होंठ मोड़े। अचानक छोटे बालों वाली लड़की ने अपना पैर उठाया और शिजुको की पीठ पर जोर से लात मारी। उस लात ने उसे मॉन्स्टर्स की तरफ उड़ा दिया। शिजुको ने पलटकर उसे हक्का बक्का चेहरे से देखा। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। छोटे बालों वाली लड़की ने कोई परवाह नहीं की और अपनी दोस्त को पकड़कर भाग गई। तुरंत मॉन्स्टर्स तेजी से शिजुको की तरफ बढ़े। अब वो सिर्फ लाचार होकर चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर सकती थी। इसी बीच रेन ने अपना हाथ बढ़ाया, शिजुको-चान। फिर वो शिजुको को बचाने के लिए कूद गई और तुरंत मॉन्स्टर द्वारा खा ली गई। रेन का शक्ति हर जगह बिखर गया, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि संतुष्टि से मुस्कुराई। उस दृश्य ने शिजुको को हद से ज्यादा घबरा दिया। वो दर्द से बेकार में चिल्लाई, रेन-चान। दूसरे विद्यार्थियों ने मॉन्स्टर्स के उस डर को देखा और डर के मारे उनकी जान निकल गई। वो अपना होश खो बैठे, जोर से चिल्लाने लगे, फिर पागलपन से दरवाजे की तरफ दौड़े। मॉन्स्टर्स आवाज की दिशा में साथ साथ पीछा करने लगे। सिर्फ शिजुको दुख से रैन को मायूसी में गले लगाए बैठी थी। क्यों? भीड़ जो लगातार चिल्लाती रही उसकी परवाह किए बिना शिजुको की सिसकियों के बीच क्यों? रैन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। रैन ने कमजोर आवाज में सलाह दी, शिजुको-चान मजबूत बनो। इस समय शिजुको अब और अपने जज्बात रोक नहीं पाई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिजुको ने रेन को अपनी बाहों में भरा और जोर से रोई। एक सवाल हमेशा शिजुको के दिमाग में रहा, किसकी गलती थी? वो सिर्फ खुद को उस अफरा तफरी वाले कमरे से घसीटकर बाहर निकाल सकी। शिजुको का मूड अब उन लोगों की वजह से भयंकर था जो भाग गए थे। शिजुको ने इस बात से इनकार किया। उसकी छोटे बालों वाली दोस्त के शब्द जो उसकी आलोचना कर रहे थे अभी भी गूंज रहे थे। वही थी जिसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए सबकी जिंदगियां बलिदान कर दीं। शिजुको ने किसी को दोष नहीं दिया। हर कोई बस जीने के लिए बेचैनी से कोशिश कर रहा था। लेकिन वो अपनी छोटे बालों वाली दोस्त को नहीं भूली थी जिसने उसके साथ धोखा किया था। मैंने भी देखा था। उसने किसी और को मॉन्स्टर की तरफ धकेल दिया ताकि वो भाग सके। शिजुको को एहसास हुआ कि ये देर से या जल्दी होने वाला था। ये मेरी गलती है। हर कोई उसकी आलोचना कर रहा था। उसकी शिजुको ने सारी उम्मीद खो दी है क्योंकि मैंने एक बेकार इंसान से उम्मीद की थी और उसने खुद को दोष दिया। अपनी कमजोरी, अपने ख्यालों से बाहर आते हुए शिजुको पछतावे से भर गई। लेकिन अंत में मैं एक बेकार इंसान बन गई। उसने खुद को दोष दिया और घुटनों के बल गिर गई। हिनाता और मैं थकान से हाँफ रहे थे। अचानक वो बोला, शिजुको तुमने एक बार कहा था कि कमजोर लोग सिर्फ एक बोझ होते हैं, है ना? उसने दांत पीसकर स्वीकार किया। हाँ, पुरानी यादें शिजुको में वापस आती हुई लग रही थीं। मिडिल स्कूल में हर कोई कमजोर था। अचानक हिनाता ने थोड़ी सोच के साथ बीच में बोला, हे। उसके लहजे में शक था। वो कहना चाहती थी, रैनजान भी एक बोझ है। इस शब्द ने उसे दंग कर दिया। शिजुको का चेहरा सिर्फ उदास था। हिनाता इस जवाब से संतुष्ट था। उसने अपने बचपन के अच्छे दोस्तों को याद किया जिसमें वो भी शामिल था, रैन-चान। शिजुको को इतना पछतावा हुआ कि वो रोने लगी। तुम लोग कभी भी आखिरी वक्त तक बोझ नहीं थे।
उस जगह में सिर्फ उसके सिसकने की आवाज़ थी। हिनाता ने उसे अपने जज्बात बाहर निकलने दिए। शिजुको बार बार दोहरा रही थी, मुझे सच में माफ़ कर दो। जैसे ही उसने धीरे धीरे अंधेरा होते हुए आसमान को देखा जिसके चारों तरफ ड्रैगन्स उड़ रहे थे, हिनाता ने तुरंत जोर दिया कि किसी भी हाल में यहाँ से जल्दी से भागो। शिजुको ने यह सुना और कुछ समझा नहीं तो उसने घबराकर पूछा, क्या बात है? उसने एक असुरक्षित लहजे में जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। फिर उसने अपना हाथ उसके सामने किया। क्या वो दौड़ सकती है? शिजुको ने एक पत्ते की तरह कांपते हुए जवाब दिया, माफ़ करना लेकिन ये मुश्किल है, मैं अपना पवित्र खजाना भी नहीं बुला पा रही। हिनाता ने उसकी हालत के लिए सहानुभूति दिखाई। मैं समझता हूँ। उसने जल्दी से अपना कवच बदला, फिर किसी को उठाने की मुद्रा में आया और चढ़ गया। शिजुको खुद को अजीब महसूस करने से रोक नहीं पा रही थी। उसे भी मुश्किल हो रही थी। सही है, उसे भी अपनी स्कूल की वर्दी फिर से पहननी पड़ी। हिनाता ने उसे बचने की कोशिश नहीं की और सीधे सीधे जवाब दिया, हाँ ये सही है। उसने शिजुको को अपनी पेट पर उठाया और वादा किया, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस इसी तरह वो दोनों उस जगह से एक साथ चले गए। इस वक्त शिजुको हिनाता की मजबूत पीठ पर आराम से लेटी थी। फिर अचानक दुखी होकर अपने जज्बात बताए, सच कहूं तो मैं तुमसे निराश थी। शिजुको का लहजा थोड़ा उदास था, पार्टली इसलिए क्योंकि मुझे उससे उम्मीदें थीं। उसके दिमाग में वो पिछली तस्वीरों को याद कर रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारा हर वक्त खतरे में दौड़ना बेवकूफ़ी लगा। भले ही तो मजबूत नहीं थे, लेकिन वो चीज़ें भी पूरी तरह से गलत थीं। हिनाता ने यह सुना और सीधे सीधे जवाब दिया, वो गलती नहीं थी। उसकी आंखों में पक्का इरादा था। मैं तुम जैसा सोचते हो उससे ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। इन शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसने अपने दिल की सारी चिंताएं छोड़ दी हैं। उसने चुपचाप हिनाता को उसकी पीठ पर एक मीठी मुस्कान दी। दोनों थोड़ी देर तक चले और गलती से झाड़ियों में हलचल देखी। हिनाता और शिजुको ने यह देखा और घबराने लगे। उसी समय एक बड़ा भालू उन दोनों के सामने दिखाई दिया जो अपने दांत दिखा रहा था। दोनों कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए कि क्या करें, पर डर से तेवरी चढ़ाई। भालू ने यह देखा और जोर से दहाड़ा। अचानक उसी समय झाड़ियों में से कुछ अचानक दौड़ा। बस इसी तरह मस्कुलर दा आगे दौड़ा और सीधा भालू के सिर पर मुक्का मारा, उसे उसी समय बेहोश कर दिया। हिनाता और शिजुको डर से पसीने से भीग गए। देबा ने धीरे से अपने बाएं कंधे की मालिश की। लगता है मैं सही वक्त पर आया।